अतीत पे ना दे बयां, अतीत पे ना दे बयां, भविष्य का तू छोड़ ध्यान, भविष्य का तू छोड़ ध्यान। प्रज्ञाशील करुणा से, प्रज्ञाशील करुणा से, प्रज्ञाशील करुणा से, प्रज्ञाशील करुणा से झीले वर्तमान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। श्रद्धा तेरी तुझको हाँ ज्ञान देगी, नम्रता तेरी तुझको हाँ मान देगी, योग्यता तेरी तुझको हाँ स्थान देगी। ये तीनों मिल जाए तो सम्मान देगी, ये तीनों मिल जाए तो सम्मान देगी। उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मचतुर्विधं वरं, धम्मेय कलितो दोषो धम्मकमतुतममं। उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मचतुर्विधं वरं, धम्मेय कलितो दोषो धम्मकमतुतममं। क्रोध ही दिल में पले, जो क्रोध ही दिल में पले, दूजा नहीं खुद ही जले, दूजा नहीं खुद ही जले। परिवर्तन के तत्वों से, परिवर्तन के तत्वों से, परिवर्तन के तत्वों से, परिवर्तन के तत्वों से झूले आसमान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। श्रद्धा तेरी तुझको हाँ ज्ञान देगी, नम्रता तेरी तुझको हाँ मान देगी, योग्यता तेरी तुझको हाँ स्थान देगी। ये तीनों मिल जाए तो सम्मान देगी, ये तीनों मिल जाए तो सम्मान देगी। में भी हंस के दिखाना, बुद्ध से जान ले, बुद्ध से जान ले, बुद्ध से जान ले, बुद्ध से जान ले। उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मचतुर्विधं वरं, धम्मेय कलितो दोषो धम्मकमतुतममं। उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मचतुर्विधं वरं, धम्मेय कलितो दोषो धम्मकमतुतममं। थैंक यू। अच्छा ये भी दिखाएंगे लिबरेटर।
एक बार पुनः बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस प्रस्तुति के लिए। हम लोग उस देश के लोग हैं जिस देश से तथागत ने मैत्री, प्रेम, सत्य, करुणा, अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया। जिस देश में महामानव विश्व रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ। तो ऐसे देश के नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम लोग बड़े गर्व से इनका नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके संदेशों का पालन हम खुद अपने जीवन में कितना कर रहे हैं, कभी स्वयं से प्रश्न कीजिएगा। एक बार एक भारतीय और एक अमेरिकी आपस में बातचीत कर रहे थे, तो भारतीय ने बोला बड़े गर्व से कि जितने महापुरुष हमारे देश में हुए हैं दुनिया के किसी देश में नहीं हुए। तो उस अमेरिकी ने हंसते हुए कहा, भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिस घर में जितने बीमार होते हैं वहाँ उतने ज़्यादा डॉक्टर जाते हैं। ये बात सुन के 2 मिनट के लिए तो वो भारतीय चुप रह गया, मगर हम लोग बातों में किसी से हार नहीं मानते। उसने तुरंत जवाब दिया कि जनाब ये डॉक्टर और मरीज की बात नहीं है, मेरा भारत ज्ञान की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। ये वो उपजाऊ भूमि है जहाँ प्रेम, करुणा और शांति का मीठा फल देने वाले ज्ञान के वृक्ष उगते हैं। डॉक्टर और मरीज की बात न कीजिए। अब आप ये दोनों पहलू सोचिए, अगर इन महापुरुषों को हम डॉक्टर माने सामाजिक समस्याओं का इलाज करने वाला, तो हम वो चालाक मरीज हैं जिसने डॉक्टर की नज़र बचा के दवा फेंक दी है। और अगर ये वो मीठे फल हैं जिन्होंने ज्ञान का संदेश, प्रेम का संदेश हमें दिया, तो हम वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो इन मीठे फलों को छोड़कर न जाने क्या क्या ढूंढ रहा है। तो अब समय आ गया है कि बाहर की वो तलाश बंद करें और अंदर ही उस चीज़ को खोजें जो हमारे पास ही है, पर हम उसे कई बार ढूंढ नहीं पाते, और वो अपने कर्म से ही हो सकता है। इसलिए अगला गीत उसी कर्म को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अपना सुख दुख सहते रहो, अपना सुख दुख सहते रहो, बुद्ध की राह पर चलते रहो, बुद्ध की राह पर चलते रहो। सभी गलत कार्य गलत, सभी गलत कार्य गलत मन से ही उपजाते हैं। परिवर्तित गर मन हो जाए, परिवर्तित गर मन हो जाए, क्या वो गलत रह पाते हैं। सभी गलत कार्य गलत मन से ही उपजाते हैं।
देवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते मन निर्मल हो शांत सरल हो मन निर्मल हो शांत सरल हो स्वभाव से तू संयमशील हो मन निर्मल हो शांत सरल हो मन निर्मल हो शांत सरल हो स्वभाव से तू संयमशील हो अपना जीवन सार्थक गुणीजन अपना जीवन सार्थक गुणीजन सद्गुणों से सजाते हैं सभी गलत कार्य परिवर्तित कर मन हो जाए क्या वो गलत रह पाते हैं सभी गलत कार्य गलत मन से ही उपजाते हैं परिवर्तित कर मन हो जाए क्या वो गलत रह पाते हैं Just as a candle cannot burn without the fire, human life cannot live with no spiritual desire. Just as a candle cannot burn without the fire, human life cannot live with no spiritual desire. सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि वसन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात् पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरय मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समाधियामि। दिव्य सज्जनों, ये अद्भुत अवसर है और अब हमारे पास समय इस बात का है
कि एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हम सब के बीच पधार चुके हैं, आइए उनका अभिनंदन करें श्रद्धा और सम्मान से भरी तालियों के साथ। आज इतने सारे कार्यक्रमों के बीच आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब के बीच यहाँ एकत्रित हुए। आइए खड़े होकर जरा एक बार आपके अपनी तालियां यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हम सब खड़े होकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो राजेंद्र पाल गौतम जी के निमंत्रण को स्वीकार करके आज हम सब के बीच में यहाँ पधारे हैं। बाबा साहब का जीवन, बाबा साहब का चिंतन हम सब के लिए अद्भुत है, प्रेरणा का स्रोत है। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ राजेंद्र पाल गौतम जी के निमंत्रण पर आदरणीय गोपाल राय जी हमारे दिल्ली सरकार में पर्यावरण वन मंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री, इसके अलावा माननीय इमरान हुसैन साहब हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया राखी बिडलान जी डिप्टी स्पीकर मैडम और बहुत सारे हमारे एमएलए साहिबान, और आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सबका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे माननीय मंत्री महोदय, उनकी तरफ से बाबा साहब हम सब के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी भारतवासी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बाबा साहब है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती का आधार संकल्प, मंत्र और चिंतन हमें उन्होंने ही दिया है। आज उन्हीं को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पधारे हैं। और हमारे साथ बहुत ही विशेष रूप से मुंबई से जो पावा म्यूजिक ग्रुप है, पूरा ग्रुप जो बाबा साहब और महात्मा बुद्ध के जीवन और दर्शन को अपने गीतों के माध्यम से, धम्म गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। शांति और सुख का अनुभव आप करते हैं उन्हें सुनकर। एक बार आपकी करतल ध्वनि उनके लिए भी, उनका भी अभिनंदन और स्वागत और निवेदन। एक गीत जो विशेष गीत आपने चुना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, वो गीत प्रस्तुत करेंगे पावा म्यूजिक ग्रुप के सभी कलाकार। धन्यवाद। देश के दिल दिल्ली में हम पधारे हैं आज मानवता के सबसे बड़े सिपाही को सलाम करने के लिए। केवल भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बाबा साहेब को नमन करने के लिए। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मान्यवर होकर भी जो आम आदमी हैं, ऐसे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी उनके साथी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए और इस कार्यक्रम में हमें सम्मिलित करने के लिए आपका हृदय से आभार। तो अब हम सब बाबा साहब को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और केवल नमन और प्रणाम ही नहीं, संकल्प लेंगे उनके विचारों पर चलने का, जो संविधान के थे निर्माता, पीड़ित जन के भाग्य विधाता। देश पे उनका है जो कर्ज, उसे उतारना अपना फर्ज। पढ़ें बढ़ें इतिहास रचें हम, मिलजुल कर एक साथ रहें हम। नाउ प्रेजेंटिंग द लिबरेटर, a symphonic salutation to the world's greatest human, Dr. Baba Saheb Ambedkar, by Pava and his team. So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning.
आज हो के दम झूमने का मतलब है, पर जुबां पर जो एक ही नाम हो बाबा साहब है। हर घर गली मोहल्ले में जगमग उजियाला है, हर घर गली मोहल्ले में जगमग उजियाला है। महामानव के जयंती का जल्लोष निराला है, महामानव के जयंती का जल्लोष निराला है। उम्मीदों से भरा आज है साखरा, उम्मीदों से भरा आज है साखरा। दिन ये दुर्लभ है, पर जुबां पर जो एक ही नाम हो बाबा साहब है। बाबा तुम फिर लौट आओ, बाबा तुम फिर लौट आओ। बिखरे हैं हम सभी रास्ता दिखाओ, बाबा तुम फिर लौट आओ। बिखरे हैं हम सभी रास्ता दिखाओ। Wisdom so bright, oh wise man, return with
शान से, अनजान थे खुद की शान से, वाकिफ न थे पहचान से, वाकिफ न थे पहचान से, साहिल पे बैठे आराम से, साहिल पे बैठे आराम से, न लफ्ज निकलता जुबान से, ना लफ्ज निकलता जुबान से, पर भीम जी ने लड़ना सिखाया। तूफान से, 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 ओ, ओ, You're the power to unite and inspiration to fight. In darkness you are the light. We bow down to your mind. You're the power to unite and inspiration to fight. In darkness you are the light. We bow down to your mind. सब कुछ सहते थे गुमान से, न बाहर आते मकान से, न मिलते खरे इंसान से, डर जाते ऊंची उड़ान से, पर भीम जी ने लड़ना सिखाया। तूफान से, 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 you're the power to unite and inspiration to fight. In darkness you are the light. We bow down to your mind. ओ, तपती धूप में खुद को तपाया है, तपती धूप में खुद को तपाया है, उस भयानक आंधी से हमको बचाया है, उस भयानक आंधी से हमको बचाया है, और बाबा साहब ने इतिहास रचाया 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 है, रचाया है।
हासिल हो पाएगा। डर से अगर डर गए तुम ना कुछ हासिल हो पाएगा। बुलंद हौसले के आगे डर भी झुक जाएगा। बुलंद हौसले के आगे डर भी झुक जाएगा। मंत्र ये जीवन का हमको सिखाया है। मंत्र ये जीवन का हमको सिखाया है। जिद पे हमको देखो कहाँ तक पहुँचाया है। जिद पे हमको देखो कहाँ तक पहुँचाया है। और बाबा साहब ने इतिहास रचाया 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 है। इतिहास रचाया है। इतिहास रचाया है। इतिहास रचाया है। क्या बात है। बाबा साहब एक नाम, एक विचार, एक चिंतन, एक दर्शन, जिसकी जो आधार है इस भारत देश के लोकतंत्र का, भारत में समता के मूल्यों का, भारत में बराबरी के चिंतन का। थैंक यू सो मच। Thank you so much for this performance, great performance really, and I think we are moving forward. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. और देवी सज्जनों, मुंबई से एक ये अनुरोध है केवल टीम पावा की ओर से कि ये जो सॉन्ग है द लिबरेटर, ये अभी क्रिएट किया पावा ने विशेष तौर पे इस अवसर के लिए, तो उनका अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वो एल्बम लॉन्च किया जाए द लिबरेटर, उसे आप कृपया कार्यक्रम में शामिल कीजिएगा। जी, मंच पर जब मैं निवेदन करूंगा आने के लिए, एक बार मंच को क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी अतिथि यहाँ आकर बैठेंगे तो मंच पर थोड़ी सी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद जैसा कि आपका अनुरोध है वो भी उसमें स्वीकार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः हमारे कलाकारों के लिए और आप सबके उत्साह के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो जोश इन तालियों में है वही बाबा साहेब के विचारों को, धम्म के संदेश को पूरी दुनिया में प्रचारित करने में भी होगा और इसे हम सब अपने जीवन में भी अपनाएंगे। एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत के संविधान के शिल्पी, भारत का संविधान दुनिया का सबसे अनूठा संविधान है। उस संविधान के एक एक पन्ने को, एक एक वाक्य को, शब्द को जो आप पढ़ते हैं, बाबा साहब का चिंतन उसमें नजर आता है, बाबा साहब की सोच नजर आती है। इस देश का लोकतंत्र कैसा हो, इस देश का अर्थतंत्र कैसा हो, इस देश का सामाजिक स्वरूप कैसा हो, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जिस बदलाव की आवश्यकता है वो सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, सामाजिक बराबरी की आवश्यकता है, जिसके लिए जो दंश उन्होंने सहे अपने बचपन में, किशोरावस्था में या जीवन के अलग अलग पड़ावों पर, उस दंश से समाज के हर उस वर्ग के व्यक्ति को मुक्ति मिले जो इस समाज के ऊपर कलंक की तरह जिसे माना जाता है। और इसीलिए देवियों सज्जनों, बाबा साहब हम सबके पूज्य हैं। बाबा साहब सिर्फ 14 अप्रैल या 6 दिसंबर नहीं, बल्कि साल के 365 दिन, साल के हर महीने में, हर दिन में हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान के शिल्पी के रूप में इस देश को एक नया स्वरूप दिया है, इस नई सोच दी है, विधिवेत्ता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, राजनेता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में और चिंतक के रूप में। ऐसे बाबा साहब को नमन, ऐसे बाबा साहब को सदैव हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, जिनके जीवन का एक एक प्रसंग हम सबके अंदर बदलाव की प्रेरणा देता है, बदले की नहीं, एक सकारात्मक सोच की दिशा देता है और उस दिशा में आगे बढ़ने की एक ऊर्जा भी हमको देता है। बाबा साहब का यही सोच और बाबा साहब का यही संकल्प
और उसमें सबसे मूल जो बात है शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब जब ये 3 मंत्र देते थे कि हमें शिक्षित होना है, हमें संगठित होना है, हमें संघर्ष करना है। संघर्ष में सबसे पहले जो शिक्षा है वो जीवन में व्यक्ति में चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है, और उस चेतना के स्तर को ऊपर उठने के बाद हमारी सोच एक सकारात्मक दिशा में जाती है, हमारी ऊर्जा एक सही दिशा में जाने लगती है। और इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी बाबा साहब ने, और बाबा साहब जिनसे प्रेरणा लेते थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर कितना बड़ा संकल्प लिया 19वीं सदी में। इस बात की कल्पना शायद आज करना मुश्किल हो, और उस समय इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया, और बाबा साहब उससे प्रेरित भी हुए, और वही मंत्र उन्होंने आगे हम सबको दिया है। तब ये अवसर है जब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूं, मैं आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हम सब के बीच पधारे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे माननीय मंत्री महोदय से, कि वे मुख्यमंत्री महोदय को लेकर मंच पर आएंगे ताकि वो पुष्पांजलि अर्पित करें यहाँ बाबा साहब के चित्र पर। और साथ ही निवेदन करूंगा मैं आदरणीय गोपाल राय जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय, यहाँ हम सब के बीच उपस्थित इमरान हुसैन जी माननीय मंत्री महोदय, राखी बिडलान जी हमारे डिप्टी स्पीकर, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं, और मंच पर आकर एक बार करतल ध्वनि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इस मंच पर उनका शुभागमन हुआ है, मैं उनका पुनः स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं इस मंच पर, और निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करें बाबा साहब के चित्र पर। ये चित्र एक हम सब के जीवन में जीता जागता एक स्वरूप है, और वो स्वरूप ऐसा जो हमारे चिंतन को भी दिशा देता है, हमारी सोच को एक नया आकार देता है, और हमारे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक सोच के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जिसके माध्यम से मिलती है। देवियों सज्जनों, यही वो अवसर है, यही वो संकल्प है। बाबा साहब के चित्र पर हम सब पुष्पांजलि, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो इसका अर्थ आशय ये है कि दिल्ली का एक एक नागरिक जो है यहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है इस अवसर पर, इस मंच पर, बाबा साहब के इस चित्र पर। और इसीलिए बाबा साहब को पुनः नमन करते हुए, वंदन करते हुए और अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिल्ली सरकार, यहाँ आदरणीय गोपाल राय जी, आदरणीय इमरान हुसैन जी माननीय मंत्रीगण दिल्ली सरकार, राखी बिडलान जी, इन सब का एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आरंभ में निवेदन करूंगा राजेंद्र पाल गौतम जी से कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उनको यहाँ अभिनंदन, विधिवत अभिनंदन आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति में, क्योंकि आज दिन भर के तमाम कार्यक्रमों के बीच इस कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ फेलिसिटेशन के लिए, उनका अभिनंदन के लिए, और अभिनंदन के रूप में हम सब वंदन करेंगे एक ऐसी विभूति को जो इस दिल्ली को, दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए, और ख़ास तौर पर दिल्ली के हमारे वो वर्ग, वो क्षेत्र जहां हमारे SC ST समुदाय के लोगों की बहुलता है, ऐसे क्षेत्रों में विकास की जो नई इबारत लिखते हुए हम सब के लिए प्रेरणा बनते हैं। दिल्ली के हर क्षेत्र में, दिल्ली के हर इलाके में, हर उस समुदाय को जो शायद कभी किसी दौर में जीवन के इतिहास के किसी पड़ाव पर कहीं पिछड़ा हो, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में उस हर क्षेत्र को और उस हर व्यक्ति को और उस हर परिवार को जो उसके सम्मान की बात हो, सामाजिक सम्मान हो, आर्थिक समृद्धि हो, उस सब के लिए जो संकल्प के साथ निरंतर उसको साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए इस मंच पर अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का इस अवसर पर उनका अभिनंदन इस मंच पर करेंगे, और सभी जो अतिथि यहाँ मंच पर विराजमान हैं उनका भी एक एक करके हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि
बाबा साहब की सोच और बाबा साहब के संकल्पों को जब स्वर मिलते हैं इस मंच पर ऐसी विभूतियों के माध्यम से, तो हम सबको एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर अभिनंदन करें, स्वागत करें, और तालियां, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए देवियों सज्जनों इस अवसर पर। महात्मा बुद्ध इस धरती की वो महान विभूति जिन्होंने सोच दिया, दर्शन दिया, चिंतन दिया, जिससे बाबा साहब स्वयं बहुत प्रभावित थे, उन्हीं की एक मूर्ति इस अवसर पर आदरणीय श्री गोपाल राय जी की गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदय की, उनका भी अभिनंदन करने के लिए आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय गोपाल राय जी हमारे दिल्ली सरकार में माननीय मंत्री पर्यावरण, सामान्य प्रशासन और अन्य दायित्वों का जो निर्वहन करते हैं, आपके करतल ध्वनि के साथ उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी की तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से। और इतनी संख्या में लोग आए हैं तो करतल ध्वनि भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए, आपकी तालियों की गूंज वैसी ही होनी चाहिए। इमरान साहब बैठे हुए हैं, हमारे इमरान हुसैन साहब माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में। मैं वीरेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा माननीय सचिव महोदय से कि वे उनका भी राजेंद्र कुमार गौतम जी से भी निवेदन है, राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वे तालियां आप सबकी तरफ से, तालियों के साथ उनका भी स्वागत अभिनंदन है इस अवसर पर। महात्मा बुद्ध की प्रतिमूर्ति और वो स्वरूप जो प्रेरणा हम सबको देता है। और राखी बिडलान जी हमारी डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, तो उनका भी स्वागत आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से। और इस मंच पर उनकी उपस्थिति भी हम सबको गरिमा की अनुभूति हम सबको करा रही है। तो ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है जब आप सब पधारे हैं। और मैं निवेदन करूंगा श्री वीरेंद्र कुमार जी माननीय सचिव SC ST OBC कल्याण विभाग, इस सोच, इस आयोजन के पीछे जो जिनकी प्रेरणा और जिनका नेतृत्व है, ऐसे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें इस अवसर पर। देवियों सज्जनों, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस अवसर पर। ये सभी विभूतियों का अभिनंदन हम कर रहे हैं और सभी का यहाँ पर आभार भी इस बात के लिए कि सब हम सबके बीच यहाँ पधारे हैं। आइए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच और एक संकल्प रहा है इस दिल्ली के युवाओं के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि युवा जब आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। दिल्ली सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना एक बहुत अनूठी योजना के रूप में हम सबके बीच में युवाओं के सपनों को साकार करने की एक प्रेरणा बनकर आया है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और नेतृत्व में की गई थी और इसका संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत इन वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को दिल्ली में इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थानों में जो सुविधाएं मिली हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज से लेकर उनको नौकरी के लिए भी एग्जाम, UPSC का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, इस तरह के एग्जाम्स के लिए उसमें जो सफलता मिली है, दरअसल इतना सपोर्ट मिल जाए, इतना समर्थन मिल जाए, तो उसके बाद तो हमारे युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वे कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो ये स्कीम का लाभ लेकर आगे बढ़े हैं, आज उन्हें यहाँ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि वे उनको अपने हाथों से यहाँ सम्मानित करें। और ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे युवाओं को मैं आमंत्रित करता हूँ। और इस क्रम में सबसे पहले पवन कुमार पुत्र मामचंद, जिन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर, जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में उत्तर प्रदेश में जिन्हें नौकरी मिली है, आपके आशीर्वाद से और आपके से मिली सुविधा के हिसाब से ये युवाओं के लिए एक नई जमीन, नया भविष्य, नया संकल्प जो साकार इस रूप में हो रहा है, तो उनका इस अवसर पर युवाओं को आपकी शुभकामनाएं तो खूब सारी मिलनी चाहिए। एक योजना मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसी दी जिसके माध्यम से इन युवाओं को एक सपने को साकार करने का अवसर मिला है। तो एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां देवियों सज्जनों। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यह बहुत एक सुखद अवसर है जब ऐसे युवाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आशीष कुमार सुपुत्र किशन कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है दिल्ली सरकार का, उसमें उन्हें अवसर मिला, रिक्रूटमेंट उनका हुआ, भर्ती हुई, उनकी क्वालिफाई किया उसके एग्जाम के लिए, ACIO2 एग्जाम के लिए, और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आशीष कुमार
इंटेलिजेंस ब्यूरो में ललित कुमार को मैं, इसके बाद आशीष, करतल ध्वनि आपकी तरफ से, शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। एक जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत है इन युवाओं के लिए, तो आप सबकी तरफ से ये शुभकामना तो तालियों के रूप में जरूर मिलनी चाहिए, हमारी इन योजनाओं का लाभ जो इन्हें मिला है। ललित कुमार को आमंत्रित करता हूं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा में इनको नौकरी मिली है। ये इस स्कीम का लाभ लेकर जो कोचिंग इन्होंने हासिल की थी उससे बैंक ऑफ बड़ौदा में उनको नौकरी मिली। तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए सभी के लिए। आपकी शुभकामनाएं, आपके गुड विशेस इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन में एक नई शुरुआत है। ललित और अगला नाम पूजा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ये दोनों भाई बहन जिन्होंने कोचिंग की इस स्कीम की सुविधा ली। पूजा अब मंच पर आएंगी और इन्हें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, EPFO में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर इन्हें नौकरी मिली है। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। पूजा आइए प्लीज। पूजा, इसके पहले ललित, ये दोनों भाई बहन, और मेहनत की इन्होंने, सुविधा मिली, साधन मिले, तो ये संकल्प भी साकार हुआ है। तालियां आप सबकी तरफ से इनके लिए देवी सज्जनों। अश्विनी को आमंत्रित करता हूं इसके बाद। अश्विनी, सुपुत्र योगेंद्र सिंह। अश्विनी, श्री अश्विनी आइए प्लीज। अश्विनी के बारे में मैं बताऊं आपको कि दिल्ली में ही ये प्राइमरी टीचर के रूप में इनकी भर्ती हुई है और एक शिक्षक के रूप में समाज के प्रति अपना योगदान देने का संकल्प लेकर ये आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इनको शुभकामनाएं। तालियां आप सबकी तरफ से जोश के साथ, आपके गुड विशेस। और प्रोफेशनल कोर्सेज में जहां बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन जिनको मिले हैं, उन एडमिशन पाने वाले बच्चों को जिन्होंने कोचिंग की सुविधा ली, भूपेंद्र कुमार आमंत्रित करता हूं। भूपेंद्र कुमार, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक में उनका एडमिशन हुआ। कोचिंग से ये लाभ मिला उनको, इस स्कीम का फायदा मिला और इतने बेहतरीन कोर्स में एडमिशन हुआ है। भविष्य इसी तरह संवरता है और युवाओं का जब भविष्य संवरता है। भूपेंद्र कुमार, भूपेंद्र के बाद अमरजीत तैयार रहेंगे। भूपेंद्र कुमार, भूपेंद्र के लिए भी तालियां आप सबकी तरफ से बज जानी चाहिए। अमरजीत, बीटेक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में इन्हें एडमिशन मिला है। कोचिंग के सुविधा का लाभ लेकर, कोचिंग से जो मार्गदर्शन मिला, संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आई, तो तालियां अमरजीत के लिए। पूजा बटसीवाल, पूजा को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। अगला नाम पूजा का है और पूजा के बाद हर्षित तैयार रहेंगे। पूजा, हर्षित को, पूजा आपका नाम, आइए प्लीज। पूजा बटसीवाल जो कि BSc नर्सिंग में, RML में, राम मनोहर लोहिया में जिन्हें एडमिशन मिला है, कोचिंग से कितना उनके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। शुभकामनाएं आपकी मिलेंगी तालियों के रूप में तो और भी बेहतर होगा। हर्षित, और अगला नाम बंटी कुमार, जेई के लिए नौकरी में इनका सिलेक्शन हुआ है, इन एडमिशन के लिए। बंटी कुमार, तालियां इनके लिए भी। विजय कुमार अगला नाम है। IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ बीटेक में, जिनका IIT दिल्ली जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग से लाभ लेकर, इस स्कीम का लाभ लेकर। विजय कुमार, श्री विजय कुमार, और इसके बाद अगला नाम है विजय कुमार का IIT में एडमिशन हुआ दिल्ली में। देवियों सज्जनों, आपकी शुभकामनाएं तालियों के रूप में जरूर मिलनी चाहिए इन्हें भी। लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली में MBBS में एडमिशन जिन्हें मिला है शशि, मिस शशि। MBBS में एडमिशन आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल चुनौती है, लेकिन स्कीम ने ये सोच और ये योजना इतनी विलक्षण है कि इसके माध्यम से ये संकल्प पूरा हुआ ऐसे बच्चों का जिनके पास संसाधनों की कमी थी। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और देवीय सज्जनों, SC ST OBC डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो हमारा SC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो SC समुदाय के गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम चला रहा है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे ही कुछ लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज उन्हें यहाँ पर वो राशि प्रतीक के रूप में दी जाएगी। रंजीत सिंह, सुपुत्र कृष्ण पाल,
जिन्हें 2,95,000 रुपए की राशि का चेक जो है ये भेंट किया जा रहा है, उनके अपने व्यापार या रोजगार या व्यवसाय के लिए तालियां आप सबकी तरफ से यहां जोरदार करतल ध्वनि के साथ। रंजीत सिंह, अगला नाम रानी, सुश्री रानी को आमंत्रित करता हूं। इन्हें भी 2,95,000 का ये चेक मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। ये सहयोग इस तरह का जब मिलता है तो सपने साकार होने लगते हैं, जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और यही संकल्प दिल्ली सरकार का है। तालियां आप सबकी तरफ से मिलकर बजनी चाहिए रानी जी के लिए। दीपक को अगला नाम है जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, श्री दीपक, सुशील कुमार इनके पिताजी का नाम। इन्हें भी 2,95,000 रुपए की राशि का ये सम्मान पुरस्कार सहयोग इस रूप में। दीपक। अगला नाम सावन का है। सावन को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और 2,95,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इन्हें भी यहां प्रदान किया जा रहा है। एक नया काम शुरू करेंगे तो शुभकामनाएं आप सबकी चाहिए, आपकी तालियों के रूप में ये शुभकामनाएं मिलनी चाहिए इन सब के लिए। सावन। उसके बाद सुनील कुमार। आइए सुनील जी। जीवन में हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी कहीं आड़े आती है, और ऐसे में जो ये कॉरपोरेशन है दिल्ली सरकार का, वो उसके माध्यम से ये सहयोग इन्हें मिलता है और ये आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा है। शैजल को मैं आमंत्रित करता हूं। शैजल को भी 2,95,000 रुपए की राशि उनके सपनों को साकार करने के लिए, यानी उनका व्यापार या रोजगार जो भी वो करना चाहेंगे उसके लिए दिल्ली सरकार की इस स्कीम के माध्यम से SC ST OBC कल्याण विभाग की तरफ से। और अगला नाम लोकेश, श्री लोकेश, उन्हें आमंत्रित कर लेता हूं ताकि उन्हें भी इस अवसर पर यह सम्मान आप सबकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। इन सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। और एक बार आज जितने युवाओं को आप उनकी खुशी का अंदाजा लगाएं, लेकिन शुभकामनाएं इन सबको एक बार मिलकर हम उनके लिए तालियां बजाएं। सभी मिलकर अपने युवा दोस्तों को अपनी शुभकामनाएं देंगे। देवियों सज्जनों, एक बहुत ही रिनाउंड निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं सतनाम सिंह जी, और प्रीतम फिल्म्स प्रोडक्शन एक जालंधर की कंपनी है। इस कंपनी ने, प्रीतम फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित एक बहुत ही आकर्षक एनिमेशन फिल्म बनाई है। लगभग 2.5 घंटे की कुल अवधि है। ये फिल्म जब आप देखेंगे कभी तो इसकी अवधि ये होगी, 4.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस पर आई है। बहुत ही गहन शोध करके ये फिल्म को तैयार किया गया है, और इस फिल्म का एक ट्रेलर आज यहाँ मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति लेकर वो ट्रेलर हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि उससे वो लॉन्च करेंगे इस ट्रेलर को। एक रिमोट है, उससे दबाएंगे और इस ट्रेलर को हम देखेंगे। फिल्म आप बाद में देखेंगे, लेकिन ट्रेलर से देखिए कि फिल्म कितनी खूबसूरत है। मुख्यमंत्री महोदय। जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत! गाड़ी दूषित कर दिया अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या? रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। सीटों और नौकरियों में रिजर्वेशन। वैसे रहो जैसे स्वर्ण जाति की स्त्रियां रहती हैं। तुम अछूतों का जीवन कैसे सुधार दोगे? है? भगत सिंह और उनके साथियों की जान दी। हम ऐसा संविधान प्रवान नहीं करेंगे जो भारत के लोगों की मर्जी से नहीं बनेगा। गांधी जी, आपने मुझे बुलाया है। ज्यादती आप कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर
मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। चला गया जिगर का टुकड़ा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। डॉक्टर शारदा, मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था, उसकी भी हत्या कर दी गई। आपको तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक समाज की रचना बदल नहीं जाती। गलत आस्था ने ही आज तक दलितों की शक्ति को पानी में बहाया है। भगवान बुद्ध के घर लौटने का समय आ गया है। अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में चला जाता। ये फिल्म आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन की एक बहुत ही सुंदर एक एनिमेशन फिल्म ये बनाई गई है और ये फिल्म पूरे देश में, दुनिया में आज रिलीज हो रही है। दिव्य सज्जनों, ये आयोजन बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि बाबा साहब की स्मृतियों को एक बार पुनः अपने मन में उनके चिंतन और दर्शन को सजीव करने, साकार करने, आत्मसात करने की प्रेरणा ऐसे आयोजनों के माध्यम से मिलती है। और इस आयोजन की प्रेरणा हम सबको इसी फिल्म का एक गीत है, वो भी अलग से, वो म्यूजिक मेरा ख्याल है इसका रिलीज करने के लिए निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो रिमोट एक बार पुनः दबाने की कृपा करेंगे तो वो म्यूजिक का वीडियो जो है प्ले होगा। जो सपनों की झिलमिल में है, हर जुबां पे जो हर दिल में है, अनजान भी दे जो जान गए, चर्चे भी तो हर महफिल में है। संविधान बनाने वाला भीम, अधिकार दिलाने वाला भीम, संविधान बनाने वाला भीम, अधिकार दिलाने वाला भीम, जो हो न सका सदियों पहले वो कर दिखलाने वाला ना दिल में किसी के डर होगा, सम्मान से ऊंचा सर होगा। आओ पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, पैगाम ये अब घर घर होगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं फिल्म के निर्माता के लिए, बहुत सारा आभार। और अब वक्त है इस बात का कि मैं निवेदन करूं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से, हमारे माननीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिनकी तरफ से और जिनके नेतृत्व में इतना सुंदर और प्रेरक आयोजन आज यहाँ हुआ है, उनका स्वयं जीवन समाज के वंचित और गरीब परिवारों के बच्चों को विशेष तौर पर और उनकी मदद के लिए उन्होंने समर्पित किया है। ऐसे आदरणीय गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन के लिए पधारेंगे और पूरे देश में सन 1987 से जिन्होंने समता के लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहब के ही प्रेरणा से आज तक उस यात्रा को जारी रखा है। एक बार करतल ध्वनि से
आइए स्वागत करते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी का निवेदन संबोधन के लिए। दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध भारत में हजारों साल से दास्ता का जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाले, उनके ज्ञान के रास्ते खोलने वाले, उनको मानवता का दर्जा दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पे आसीन दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोगों के दिलों की धड़कन दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मेरे अन्य साथी मंत्री गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राकेश बिडलान जी, हमारे SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार जी, मेरे सारे साथी MLAs, काउंसलर्स और अलग अलग दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे समाज के माताओं बहनों और साथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। आज मैं जानता हूं पूरे देश में, न केवल पूरे देश में, पूरे दुनिया में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। पार्लियामेंट पे आज लाखों लोग आए, क्योंकि 2 साल बाद पार्लियामेंट का फंक्शन अच्छे से हुआ और पूरे देश में, पूरे दिल्ली के गांव-गांव में, कॉलोनियों में भी आज जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, एक समय था जब पूरे दुनिया के अंदर ना तो कोई जाति थी, ना कोई धर्म था। इंसानों ने अपने जरूरत के हिसाब से धर्म की रचना की और कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए जातियों की रचना की। पूरे दुनिया में जातियां नहीं है, अमेरिका में जातियां नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। इंग्लैंड में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है। जातियां केवल और केवल भारत और भारत के सबकॉन्टिनेंट में, जहां से भारत के लोग जाके बसे हैं, वहां जातियां हैं। और जहां जहां जातियां हैं वहां वहां जातिगत उत्पीड़न है। और ये उत्पीड़न कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 साल नहीं, 200 साल, 400, 500, 1000 साल नहीं, लगभग 3500 साल तक ये उत्पीड़न हमारे समाज के लोगों ने झेला है। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जो देश के 90%, चाहे वो महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, जिनको हजारों हजार साल तक धर्मशास्त्रों में धार्मिक बंदिश लगाकर पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार करने से वंचित रखा, संपत्ति इकट्ठा करने से वंचित रखा, जिसकी वजह से देश के 90% लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। लेकिन हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से कम संवैधानिक दृष्टि से हम सबको समान कर दिया। और एक ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते थे जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, सबके लिए समान अवसर की उपलब्धता हो, सबके लिए सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए रोजगार के साधन हो, सबके सर पे छत हो। लेकिन जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जो सपना भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, हमारे अपने ही देश के कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित, मैं उन्हें बीमार कहूँगा, उन लोगों की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे संविधान निर्माताओं का जो सपना अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आप सब जानते हैं, अभी पिछले मार्च के 15 मार्च की घटना है। जितेंद्र मेघवाल, राजस्थान के पाली के अंदर एक कोविड हेल्थ वर्कर था, उसकी हत्या किसी ने कर दी। जिसने हत्या की, जब पुलिस ने उसको अरेस्ट करके इंटरोगेट किया तो उसने कहा ये दलित है और ये बहुत सुंदर दिखता है, मूंछ रखता है, मुझे इसका सुंदर दिखना पसंद नहीं आया, मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। क्या ऐसे भारत की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? ऐसे भारत की उम्मीद हमने नहीं की थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने मात्र पर हत्या हो जाती है, बहनों की हत्याएं होती हैं, विरोध करने पर गांव के गांव बस्तियां जला दी जाती हैं।
लेकिन कोई आवाज़ देश के कोनों कोने से जो उठनी चाहिए, न्याय की आवाज़, केवल दलित ही लोग दलित के ऊपर होने वाले जुर्म की आवाज़ को क्यों उठाएं? क्या सब लोगों को जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? बेटी सबकी बेटी होती है, बेटी की इज्जत लुटने सबको दुख होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। और आज तो एक ऐसी पार्टी सत्ता में है केंद्र के अंदर जो देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रही है। लोगों को बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का अवसर दिया, सरकारी नौकरियों का अवसर दिया, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने एक साजिश के तहत जानबूझकर पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर हमारे लोगों के पढ़ने के रास्ते को खत्म किया। पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो, किसी को फेल मत करो, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्कूल में 100 टीचर चाहिए वह 10, 12, 15 टीचर हैं। पूरे देश की ऐसी स्थिति रही। उसकी वजह से यह हुआ बच्चे पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास हो गए। 9वीं में कानून बना दिया, जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। अब जिसने पहली से 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी में बच्चा ऐसे ही पास हो गया, 9वीं में जाके वो फेल हो जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसके बाद वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए नशे का आदी होता है। उसको पता ही नहीं चलता कब वो बच्चा नशे का आदी हो गया, कब उसके जीवन पूरी तरह से अंधकार में हो गया। लेकिन भला हो, हमें थैंक्स करना चाहिए, कम से कम दिल्ली के अंदर एक आशा की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल निकल कर आए। अरविंद केजरीवाल निकल कर आए, जिनका सपना था कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करूंगा। जिनका सपना था, कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, किसी भी पक्षपात के बिना उनके लिए समान अवसर पढ़ने के हम देंगे। और मुझे खुशी है हमारी सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने वो सपना साकार करके दिखा दिया। आज गरीबों के बच्चे IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, जुडिशरी में सेलेक्ट हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में एग्जाम इस तरीके से डिजाइन होता है, जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है। कोचिंग के बिना सेलेक्ट नहीं हो सकते और कोचिंग की फीस ही लाखों रुपए में है। तो ऐसे में क्या ऐसे बच्चों को जो प्रतिभाशाली है, क्या अपने सपनों को मार लेना चाहिए? लेकिन हमें आज, मैं खुले मन से आप सबके सामने पूरे समाज की तरफ से माननीय अरविंद जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर देश के बच्चों के सपनों को साकार करने की शुरुआत कम से कम दिल्ली के अंदर कर दी है। और दिल्ली में हुई है तो पंजाब में होगी, पंजाब के बाद हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, एक एक करके पूरे देश के अंदर ये उम्मीद की जो आशा की किरण है जो दिल्ली से जली है, ये लो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब लोग अपने देश के इतिहास को पढ़ते नहीं है, अपने समाज के इतिहास को पढ़ते नहीं है, वो जानते ही नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, डेमोक्रेसी भारत में आई, तो उनके सामने एक चैलेंज था कि सरकार जनता चुनेगी तो जनता में सबको अधिकार वोट डालने का होना चाहिए। लेकिन जब ये चर्चा संविधान सभा के अंदर शुरू हुई तो सर, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए। और कुछ लोग इस फेवर में थे, जो लोग ग्रेजुएट थे, केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे जो बड़े जमींदार हैं उनको भी मिलना चाहिए। अब सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके साथ साथ जो बड़े जमींदार हैं और जो ग्रेजुएट हैं, अगर केवल उन्हीं को मिला होता तो देश के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो धर्म शास्त्रों में लिखकर, जिनको 3500 साल तक पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनके पढ़ने लिखने पे धार्मिक बंदिश लगा के रखी, तो वो ग्रेजुएट कहां से होते? उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था तो वो फिर जमींदार कैसे बनते? उनके पास जब पैसा ही नहीं था, उनके संपत्ति का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार का अधिकार नहीं था, तो फिर वो व्यापारी कैसे बनते? फिर वो इनकम टैक्स पे ही कैसे बनते? फिर देश के 90% लोगों को शायद वोट का अधिकार नहीं मिलता। और अगर देश के सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता तो सोच के देखो, क्या ये सरकार, पूरे देश की सरकारें जनता के लिए जो आज काम कर रही है, बस्तियों में विकास कर रही है, अच्छे स्कूल अस्पताल जो खुले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई है, लोगों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था हुई है, फिर तो जो 10% लोग जिनको वोट का अधिकार होता, केवल उनके जीवन में तरक्की का हिस्सा आया होता, बाकी जो समाज है उनको तरक्की में हिस्सा ना मिला होता। तो लेकिन हमें अपनी वोट की कीमत को समझना चाहिए। हम लोगों ने अपनी वोट की कीमत को समझा नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को, जमींदारों को और ग्रेजुएट को नहीं,
वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को, सभी वर्गों, जातियों को निष्पक्ष रूप से, समान रूप से दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने संविधान सभा को कन्विंस किया, उसके लिए तैयार किया। और मुझे खुशी है कि वो जो वोट का अधिकार मिला, उसकी वजह से हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ आज़ादी का हिस्सा हम सबके जीवन में आया, कुछ ना कुछ विकास का हिस्सा हम सबके जीवन में आया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, हम सब लोग, हमारे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, उन्होंने अपने उस वोट की कीमत को समझा नहीं। उन्होंने शराब की एक बोतल में 1500 रुपए में अपनी वोट को बेच देते हैं। और वो ये भूल जाते हैं, जो नेता बड़े पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट को खरीदते हैं, वो आपकी वोट खरीदने के बाद, सरकार बनाने के बाद, देश को उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ बेच देते हैं। यही हो रहा है आज देश के अंदर, यही हो रहा है पूरे देश के अंदर। लोग चाहते कुछ और हैं, लेकिन चुनाव के दौरान शराब और बोतल में पैसे में बटकर और किस तरह की सरकारें चुन रहे हैं। देश के सारे उपक्रम बिकते जा रहे हैं, नौकरियों के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, एजुकेशन प्राइवेटाइज होती जा रही है। लोगों ने शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी होगी, आप प्लीज पढ़ा कीजिए। केंद्रीय सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें अब यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग मिलेगी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में 100% खर्चा यूनिवर्सिटी को उठाना होगा, जिसमें एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा लाखों रुपए में होगा। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान, उनके बच्चे ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लाखों रुपए साल का खर्चा हमारे बच्चे नहीं उठा सकते। दूसरा, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी होंगी, जिसका कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, बाकी का सारा यूनिवर्सिटी को खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसमें भी एक बच्चे की साल का खर्चा लाखों रुपए में होगा। इसका मतलब हमारे लोगों से अच्छे स्कूल छीने जा रहे हैं। लोग इलाज के ना मिल पाने की वजह से मर रहे हैं। लेकिन कम से कम हमें थैंक्स करना चाहिए, अरविंद जी ने दिल्ली में तो कर दिखाया। आज यहाँ पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, सारे टेस्ट, सारी दवाइयाँ, सब कुछ फ्री। और ऊपर से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के माध्यम से युवाओं के सपने साकार करने का अवसर। ये होती है सरकार। बाबा साहब ऐसा ही भारत बनाना चाहते थे। और संविधान में उन्होंने आर्टिकल आप 35 से आर्टिकल 50 तक आप पढ़ के देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर उन्होंने ये तय किया था, सबको न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, सबके लिए समान अवसर हो, सबके लिए रहने के लिए मकान हो, सबके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ हो। लेकिन सरकारों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो सरकारों के लिए मार्गदर्शन है, उसका पालन नहीं किया। वरना शायद भारत, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी कहते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इसीलिए शायद भारत विश्व गुरु बनने से पीछे है। लेकिन दिल्ली से आशा और उम्मीद की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल आए हैं। मैं समझता हूं वो जब पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, तो पूरे देश के लोगों को, जाति धर्म के सारे बंदिशों को तोड़कर सबको समान रूप से साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, सबके लिए समान अवसर पैदा करेंगे। और फिर तब कहीं जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। मैं ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबको पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और निवेदन करता हूं, अपनी बात को खत्म करते एक निवेदन करता हूं, एक रोटी कम खा लेना, एक कपड़ा कम सिलवा लेना, पर अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। और किसी भी कीमत पर नशे से दूर रहना। ये नशा ही काफ़ी है हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए। अपने बच्चों को नशे से बचाइए और पढ़ने के रास्ते पर लाइए। आपके बच्चे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का। वर्ष 1987 से समता सैनिक दल के सिपाही के रूप में समाज से भेदभाव और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की प्रेरणा सदैव आपसे मिली है। देवे सज्जनों, आज ये सौभाग्य की बात है कि इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच पधारे हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हो, या अभी वो तस्वीर कभी भी आंखों के आगे से ओझल नहीं होती जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीनियर सिटीजन होम में खुद जाकर उन्होंने बुजुर्गों के बीच खड़े होकर उनका स्नेह भरा हाथ अपने सिर पर रखकर उनको ये विश्वास दिलाया कि उनका, भले उनके परिवारों ने उन्हें छोड़ा हो, लेकिन उनका बेटा यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी देखभाल के लिए उपस्थित है। तो ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय को मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो अपने संबोधन से एक बार पुनः हम सबको प्रेरित करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए, उनका अभिनंदन करें और उनके उद्बोधन को सुने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। श्री अरविंद केजरीवाल जी।
जय भीम, जय भीम, जय भीम। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय भीम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। हम लोग यहाँ हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी हमने इतना शानदार कार्यक्रम देखा बाबा साहब की याद में। उन सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। बचपन से मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त रहा हूं। उनके जीवन को, उनके विचारों को मैंने कई कई बार पढ़ा है, और जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार मेरे मन में ये संकल्प और दृढ़ होता है कि पिछले 200-250 साल के अंदर जितने महापुरुष इस देश ने पैदा किए, उनमें शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उनके जीवन से कुछ बातें मैं कई बार दोहरा चुका हूं। आज फिर यहां पे मैं रखना चाहता हूं कि एक गरीब, इतने गरीब परिवार में वो पैदा हुए। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, 3 टाइम की रोटी नहीं थी खाने के लिए। छुआछूत बहुत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति उन दिनों में 8वीं पास करना, 10वीं पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कोई विरले किया करते थे 10वीं पास। ग्रेजुएशन पास करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। इतने गरीब दलित समाज से आने वाले व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करी और 1913-14 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज के दिन, आज हम 2022 में जी रहे हैं, 2022 में यहां इतने सारे युवा बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं। आप लोग अपने बच्चे, आज भी एडमिशन मिलना आसान काम नहीं है। एडमिशन लेके देख लो, इम्पॉसिबल है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे जाओ, पता चल जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है, उसका फॉर्म कहाँ से मिलता है, फॉर्म डाउनलोड। आप सोच के देखो 1913-14 में उस बच्चे को पता कैसे चला कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? किसने बताया उनको? कैसे पता चला उस बच्चे को कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहां अप्लाई कर सकते हैं? उनको फॉर्म कहां से मिला? इंटरनेट तो था नहीं उस जमाने में। उस जमाने में इतना गरीब बच्चा, दलित समाज से आया हुआ बच्चा कहीं से फॉर्म जुगाड़ के लाता है, कहीं से सुना के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पता करता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है और वहां से पीएचडी की डिग्री लेके आ जाता है। इतना ही नहीं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्टि नहीं हुई उनको। वो फिर लंदन में दूसरी डॉक्टरेट करने चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। आज की डेट में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री करना इम्पॉसिबल है, एडमिशन लेना। वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी डॉक्टरेट करके आए। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना गरीब परिवार का आदमी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता ऐसा आदमी इस धरती पे पैदा हुआ था। तो जब मैं कहता हूं कि मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं, मैं कोई हवा में कहने के लिए भाई आज
उनका जन्म दिवस है, मेरे को कुछ बोलना है, इसलिए नहीं बोलता। मैं एक्चुअली उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो इस साल 26 जनवरी को हमारी सरकार ने निर्णय लिया, 26 जनवरी को मैंने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हम दूसरे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करते हैं, किसी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इन दो से हम ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमने कहा इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर दिल्ली सरकार के सारे दफ्तरों में लगाई जाएगी। जब मैंने ऐलान किया था, मैंने तो अच्छे मन से ऐलान किया था, क्योंकि मैं इन दोनों की पूजा करता हूं, इन दोनों को बहुत मानता हूं। मेरा जो इन दूसरे विरोधियों ने विरोध किया, इतना मेरे को गालियां दी इन लोगों ने, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और इधर उधर, जैसे पता नहीं मैंने क्या कसूर कर दिया। केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा लूंगा। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध। मेरे को एक बार तो लगा यार मैंने कोई कसूर तो नहीं कर दिया बाबा साहब की तस्वीर लगा के। नहीं, देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा। केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई। अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा मैं। तुम जितना विरोध करोगे उतना हम और डट के घर घर के अंदर पहुंचाएंगे। अभी बाबा साहब का हमने नाटक किया था, देखा आप लोगों ने नाटक? किस किस ने देखा जरा हाथ खड़े करो। सारे देख के आए हैं, कैसा लगा? शानदार, शानदार था कि नहीं था? कहते हैं दुनिया में, अपने देश में नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना भव्य नाटक बाबा साहब अंबेडकर का पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है। मैं फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता हूं कि तुम विरोध करो, हम बाबा साहब के और नाटक दिखाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, खूब पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब खुद तो खूब पढ़े, और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, उस बच्चे का भी, परिवार का भी और देश का भी। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। परिवारों का भी तभी भला होगा जब उस परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने क्या करा? हमारे नेताओं ने आजादी के बाद दो किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। ये चाहते थे, हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। इनके साथ बैठो, कहते हैं कि ये गरीबों के हाथ में पैसा आ गया इनका सिर चढ़ जाएगा। ऐसी बातें करते नहीं करते? ये अमीर पैसे वाले, इनके साथ बैठो कमरे में, कहते हैं इनके बच्चों को
इनको अच्छी शिक्षा मिल गई, सर चढ़ जाएगा, लेबर की दाम बढ़ जाएंगे। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है। तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के कहा। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। हमारे दोस्तों ने, हमारे जान पहचान वालों ने कहा ऐसा करो जी, हम चाहते थे कि गरीबों को और अमीरों को एक जैसी शिक्षा मिले। मेरे को कई लोगों ने कहा जी एक कानून ले आओ, उस कानून में ये कर दो कि आईएएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बोले अगर ऐसा हो गया तो सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सरकारी स्कूल ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा कि सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा कि मंत्री और आईएएस अफसर अपने आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, आईएएस अफसर, मंत्री, एमएलए अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। दोस्तों उस टाइम संकल्प था, मन में भावना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। भाई साहब आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। इस साल ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, मेरे घर के बाहर लाइन लगा करती थी। कोई कहता था जी सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का डीपीएस में करा दो, सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का फलाने स्कूल में करा दो, स्कूल में करा दो। आज मेरे घर के बाहर लाइन लगती है जी मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में करा दो, इस सरकारी स्कूल में करा दो, उस सरकारी स्कूल में करा दो। जमाना बदल गया। दोस्तों दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है कि नहीं है? 2 साल पहले अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आया। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम राष्ट्रपति थे। ट्रंप साहब इंडिया आए, दिल्ली आए अपने परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी। तो ट्रंप साहब तो मोदी जी से मीटिंग कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आ गई। फिर मैंने पता किया, वो जो ट्रंप साहब का स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा, हमने पूछा भाई ये इतने पूरे ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। मैंने कहा ये मैडम मेलेनिया ट्रंप ये और भी किसी देश में किसी और स्कूल देखने गई हैं आज तक? बोले जी कहीं नहीं गई, दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। कमाल की बात है कि नहीं है? ये हम लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी पूरी दुनिया में केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। सोमवार को 18 तारीख को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो अपना सारे अफसरों को लेके दिखाने ला रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल की, देखो ऐसे स्कूल हैं, हमें भी ऐसे ही बनाने हैं। तो बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में इन्होंने षड्यंत्र करके गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रचा गया।
मैंने कसम खाई है, मैं कई जगह बोल चुका कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे। आज अभी आपने देखा, हमने स्टेज पे कुछ बच्चों का सम्मान किया। ये क्या था? हमने एक योजना लागू की है, बड़ी शानदार योजना है, उसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये योजना क्या है? मैं 12वीं करने के बाद मैंने IIT में पढ़ाई करी। 1985 में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरे को याद है IIT में एडमिशन, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था, आज भी है। मैंने 2 कोचिंग करी थी, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग करी थी। लेकिन ऊपर वाले की किस्मत है कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहां मेरे माता पिता के पास साधन थे, वो मेरे को 2 कोचिंग करा पाए। इस देश में बहुत गरीब बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। वो 12वीं करते हैं, उनका सपना है, वो भी चाहते हैं, उनके भी ख्वाहिशें हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, पर बिना कोचिंग के ज़माना इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि इंटेलिजेंट बच्चे भी नहीं पास हो पाते। एक एक कोचिंग के 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए लगते हैं कि कोचिंग के। तो हमने तय किया कि गरीबों के, दलितों के बच्चों को कोचिंग सरकार देगी। मैंने कहा जाके एडमिशन ले लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एडमिशन की पर्ची दिखा दो और तुम्हारा सारा खर्चा हम देंगे। तो 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिकल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, या ग्रेजुएशन के बाद रेलवे के पेपर देने हैं, बैंकिंग के पेपर देने हैं, क्लरिकल पेपर देने हैं, सिविल सर्विसेज के पेपर देने हैं, पुलिस की भर्ती के पेपर देने, कोई भी पेपर देने हैं, अगर आपको कोचिंग करनी है आप अपना एडमिशन ले लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पैसे हम देंगे। 13,000 बच्चे अभी तक इसका फायदा उठा चुके हैं। सोचो, इतने बच्चों का भविष्य बन गया। अगर इनको ये कोचिंग नहीं मिली होती तो शायद, पता नहीं, हो सकता फिर भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हो सकता हो गया होता, लेकिन कई बच्चों का नहीं भी होता। तो हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छे से अच्छा अवसर मिले, हमारी ये पूरी कोशिश है। आज बाबा साहब अंबेडकर का इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, हम सब ने मिलकर इतना शानदार तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। अब हम सब लोगों को प्रण ये लेना है कि बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमें वो सपना भी पूरा करना है और बाबा साहब का संदेश, उनके जीवन के बारे में एक एक घर के अंदर पहुंचाना है। जय भीम। बहुत बहुत आभार। अभी आप बैठे रहें, अभी सिर्फ 5 मिनट का समय और आपका लेंगे। मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार उनके प्रेरक संबोधन के लिए। पावा वर्ल्ड म्यूजिक ग्रुप का एक द लिबरेटर नाम से एक एल्बम है, आप प्लीज रुकें, उसको लॉन्च करने के लिए, उसका विमोचन करने के लिए मैं निवेदन करूंगी। 1 मिनट आराम से। तो पावा म्यूजिक ग्रुप का जो वो लिटरेचर है उसे लेकर आए ताकि मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उसको विमोचन हो सके। आप आइए प्लीज। पावा म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक ग्रुप मुंबई, एक मिनट आराम से। आप बैठे रहे सभी लोग प्लीज। आप स्टेज के पास बाकी लोग ना आए, आप सभी अपनी जगह बैठे। बाकी जो भी लोग हैं वो सभी